दोस्तों बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देखें तो फ्राइडे को हल्की सी गिरावट हुई। काफ़ी शानदार लिस्टिंग हुई। स्टॉक 2 दिन लगातार दौड़ा, उसके बाद में गिरावट की चपेट में आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट है क्या और तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है या फिर यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। क्या ये एक डिप में खरीदारी का मौका बन रहा है या अभी बहुत भारी गिरावट बाकी है, क्योंकि लॉक इन पीरियड खुलने वाला है। 12 अक्टूबर को लॉक इन पीरियड खुलेगा और क्या उस लॉक इन पीरियड के बाद यहाँ पे एक बड़ी गिरावट की संभावना बन सकती है, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि एंकर इन्वेस्टर ने भारी भरकम निवेश किया हुआ है और वो अब अपने शेयर बेच सकते हैं आने वाले समय, क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट है अभी भी डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है आगे की संभावना। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का शानदार लिस्टिंग के बाद अब और दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी आईपीओ लेके आ रही है। क्या दाव लगाना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 158 पर। क्लोजिंग गुरुवार की 157 के आसपास थी। इंट्राडे में 160 का हाई भी बना, लेकिन खरीदार मिल नहीं पाए, ऊपर के लेवल से आ गई बिकवाली और इस वजह से 156 का लो बना और अंत में क्लोजिंग 157 के आसपास रही, जहाँ पे 0.50% यानी लगभग आधा % की गिरावट थी। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 16 तारीख को जब इसकी लिस्टिंग, उसके बाद में 18 तक यानी 3 दिन लगातार इसमें तेज़ी बनी। 18 तारीख को ये 188 तक चला गया था, तो 70 रुपये का शेयर काफ़ी बेहतर कर चुका था, लेकिन उसी दिन ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई और इस वजह से 173 पर आ गया से स्टॉक सीधा। और उसके बाद से लगातार दबाव में, बीच में 2 दिन हमने इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। एक 20 सितंबर को जब स्टॉक फिर से 160 से 163 तक आया, उसके बाद 3 दिन लगातार फिर गिरावट हुई और 26 सितंबर को हमने इसमें थोड़ी सी तेज़ी फिर देखी है। 157 के आसपास स्टॉक आया, जो 25 सितंबर को 154 तक चला गया था। लेकिन अब देख रखिए अभी फ़िलहाल 150 के आसपास तो स्टेबल है। जब तक 150 का स्तर नहीं टूटेगा चिंता की बात नहीं है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी कम हो रहा है। पिछले एक सप्ताह पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। गुरुवार को 9 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन फ्राइडे को मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ और सामने 86 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ। इसका मतलब जो है बड़े फंड हाउस फिलहाल इसमें एक्टिव नहीं है और अभी फ़िलहाल इसमें देख सकते हो कि ठहराव सा आ सकता है। स्टॉक में बड़ी तेज़ी फिलहाल तो दिख नहीं रही है। अब इसके लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और वो है लॉक इन पीरियड। 50% शेयर लॉक इन पीरियड के तहत लॉक है एंकर इन्वेस्टर के, जो 30 दिन के लिए 50% शेयर लॉक इन पीरियड खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर 2024 को। और बाकी के जो शेयर है वो 90 दिन के लिए लॉक इन पीरियड पे है और वो खुलेगा 11 दिसंबर 2024 को। तो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने 1758 करोड़ का बड़ा निवेश किया हुआ है, उनके शेयर लॉक है। अभी उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है क्योंकि उनके लिए लॉक इन पीरियड था। तो ये करीब देख लो कि यहाँ पे 25 करोड़ 11,42,856 शेयर है जो एंकर इन्वेस्टर के पास है। अब इसमें से 50% शेयर वो 12 अक्टूबर को बेच पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे करीब 12.5 करोड़ शेयर बेचने को आ सकते हैं 12 अक्टूबर को। और ये भारी मात्रा में अगर शेयर बिकवाली के लिए आ जाते हैं तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर हैं वो जल्द ही अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। उनका बड़ा निवेश है और जैसे कि शेयर की प्राइस डबल है तो प्रॉफिट बुक करेंगे ही करेंगे। और इसीलिए जो 30 दिन का लॉक इन पीरियड खुलेगा 12 अक्टूबर को, उस दिन यहाँ पे बिकवाली की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और जिन्होंने IPO के अंदर अप्लाई किया था उनको शेयर लगे, वो प्रॉफिट बुक करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि 12 अक्टूबर को यहाँ पे गिरावट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब उसके पहले शेयर की प्राइस कितनी बढ़ती है वो देखने वाली बात है। अगर शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तब तो करेक्शन थोड़ा होगा, लेकिन शेयर की प्राइस अगर 150 के आसपास ही रह जाती है तो फिर ये जो एंकर इन्वेस्टर की बिकवाली की वजह से स्टॉक 130 तक भी आ सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। फिलहाल आप देख लो कि अभी जो बाकी के जो 50% शेयर है वो अभी नहीं बेच पाएंगे। उनके लिए दिसंबर 11 तक डायरेक्ट फिक्स है, यानी अभी इस साल तक वो 90 दिन का और लॉक इन पीरियड रहेगा उनके लिए। तो ये अभी भारी मात्रा में बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर बेचने के लिए आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो चिंता की कोई बात नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है।
लगातार अच्छा रेवेन्यू प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है, फंडामेंटली मजबूत है, एनपीए बहुत कम है, कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय ये बेहतर करेगा। अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शानदार लिस्टिंग के बाद यहाँ पे और भी फाइनेंशियल कंपनियाँ जो अपने आईपीओ लेके आ रही है, तो देख सकते हो कि यहाँ पे एचडीबी जो एचडीएफसी ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विस है, वो भी अपना आईपीओ लाने जा रही है। तो यहाँ पे आरबीआई का रूल्स है, जो भी एनबीएफसी होती है उनको मार्केट में लिस्ट होना होता है, और इसी रूल्स के तहत अब इनके लिए भी मैंडेटरी है कि वो आईपीओ के माध्यम से बाज़ार में लिस्ट हो, तो वो अभी जल्दी अपने जो फाइल है वो ड्राफ्ट फाइल सबमिट कर सकते हैं सेबी के सामने। तो लास्ट वीक की अगर आप देखें तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से इनको अप्रूवल मिल चुका है आईपीओ लाने के लिए। तो इस आईपीओ के माध्यम से बोर्ड ने अप्रूवल दिया है 25,000 करोड़ के फ्रेश शेयर इशू करने के लिए। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि आरबीआई का रूल्स तो है ही कि एनबीएफसी को लिस्ट होना होगा, लेकिन साथ में उससे अच्छी खासी फंड रेजिंग हो जाती है। मार्केट में लिस्ट होने से उनकी वैल्यूएशन में भी इजाफा होता है और साथ में बड़ा एक फंड मिल जाता है बिजनेस करने के लिए। तो ये आरबीआई ने मार्केट में ये इनको लिस्ट करने और इनके ऊपर निगरानी रखने के इसलिए शुरू किया क्योंकि 2018 में देखें तो आईएफएल एफएस की जो बैंकरप्सी हुई थी डीएचएफएल के मामले की वजह से देखें तो ये शुरुआत हुई, और उसके बाद में अब आरबीआई ने सख्त कदम उठाए। तो एक बार एनबीएफसी का दर्जा मिलने के बाद 3 साल के अंदर उनको मार्केट में लिस्ट होना कंपलसरी है। यहाँ पे इसमें हाउसिंग फाइनेंस से संबंधित देखें तो एनबीएफसी की बात करूँ 15 कंपनियाँ हैं, जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा सन्स, एल&टी फाइनेंस, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, पीरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विस, आदित्य बिरला फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस सर्विस और मुथूट फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो ये कंपनियां ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है और अब बजाज हाउसिंग फाइनेंस भी लिस्ट हो चुकी है। अभी फिलहाल 5 कंपनियां जिनको लिस्ट होने की जरूरत है, उसमें आप देखें तो टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस, पीरामल कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस और आदित्य बिरला फाइनेंस, इनको फिलहाल अभी लिस्ट होना होगा। तो सितंबर 2025 से पहले उन्हें मार्केट में आना ही होगा। वैसे पीरामल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है वो पीरामल इंटरप्राइजेस में मर्ज हो जाएगा, और दूसरे देखें तो टाटा सन्स है वो आने वाले समय अगर आप देखें वो मार्केट में लिस्ट नहीं होने के लिए दूसरे और रास्ते तलाशेंगे अपने हिसाब से। फिलहाल वो मार्केट में लिस्ट नहीं होना चाहते और इसीलिए कुछ और दूसरे तरीके अपना सकते हैं। यह सचिन मेहता का कहना है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग आनंद राठी के। तो कुल मिला के देख सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में आने वाले समय भी तेज़ी का दौर जारी रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और मिडिल मैन इस समय देखें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हर कोई अपना घर खरीदना पसंद कर रहा है। कोविड काल के बाद अच्छे खासे स्टार्टअप में बूम आया, इसकी वजह से बिजनेस बढ़ने लगे, रोजगारों में भी काफ़ी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में मिलने लगे। ऐसे में हाउसिंग लोन का जो फंड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें एनपीए 0 है, आप डॉक्यूमेंट के सामने लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस आने वाले समय में बेहतर कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि निवेश कर ले, लेकिन आपको 12 अक्टूबर की डेट को ध्यान रखना है जब लॉक इन पीरियड खुलेगा। उसके बाद में आगे रणनीति तय हो सकती है। वैसे अभी Q2 भी आने वाला है, अगर Q2 बेहतर होगा तो फिर एक फ्रेश ट्रिगर मिलेगा और तेज़ी से स्टॉक आगे बढ़ सकता है, इसलिए हमें Q2 का भी इंतजार करना होगा। वैसे कंपनी के क्वार्टर रेवेन्यू की बात करें, जब बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में जून 2024 में जो रेवेन्यू बताया वो 2209 करोड़ के आसपास है, जिसमें 25.3% के रेवेन्यू बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखें तो वो जून 2024 में करीब 483 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 4.5% की रेवेन्यू बेसिस पर ग्रोथ देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छा था Q1 का रिजल्ट, और आशा है कि इस बार Q2 भी बेहतर रहेगा, तो एक नई तेज़ी शुरू हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।